हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है। फिर से स्वागत, बहुत सारा हो गया ना। ठीक, पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E न्यूटन पर कूलम, एक पार्टिकल m मास q चार्ज का, उसे प्लेट्स के ठीक बीचों बीच पैरेलल टू द प्लेट्स v0 स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी। ठीक भाई, ये नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी ना अपनी तरफ, और पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लाएगी। तो ये अपने पास से कुछ ऐसे ऐसे हटता जाएगा और बाहर इस प्रकार से कुछ निकलेगा। ठीक, अपने इनिशियल मोशन वाले पाथ से ये कितना हट जाएगा उसको मैंने बोला था y। ठीक, समझाया बता, इसे क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। राइट, मान लेते हैं जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलता है, जिसमें जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इमर्जेस आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या आउट ऑफ द प्लेट्स, तब इसकी स्पीड v है और इनिशियल वेलोसिटी वाले डायरेक्शन से एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तब मैंने आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दिए थे इधर। ठीक, कितने थे? 5 या 6, राइट? ठीक है ना, जो भी है। उम्मीद करता हूं इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत मन से, पूरे मन से ट्राई किया होगा। ठीक, अपनी पूरी जान लगा दिए होंगे, है ना। देखिए, इन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं कहता हूं कि अभी बिना पढ़ाई आप मतलब मैंने स्टार्ट किया और ये क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद एक अच्छे क्वेश्चन को खूब मन से ट्राई करो। वो सॉल्व हो जाए ये जरूरी नहीं है, राइट? उसका सॉल्व हो जाना है एकदम भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक, सिर्फ इंपॉर्टेंस क्या रखता है कि उसको आपने अपना पूरा का पूरा ट्राई किया है कि नहीं, अपना पूरा जान लगाया है कि नहीं उसको सॉल्व कर देने के लिए। ठीक, राइट? तो उम्मीद करता हूं कि सबने ट्राई किया होगा। सॉल्व हो गया नहीं हो गया वो कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दिखता है, सारे पार्ट्स को सबने ट्राई किया होगा। ठीक, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है कि मैं 11th की क्लास नहीं करूंगा, फिर भी आप 12th में आ गए हैं, तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन है कि मोशन इन 2 डायमेंशन है? ठीक, ये मोशन इन 2 डायमेंशन है, राइट? ये रेक्टिलिनियर या मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो 2 डायमेंशनल मोशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि आप दो परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करें, x एंड y। दो परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करें, x एंड y। सपोज ये मैं एक एक्सिस मान लेता हूं x, और इसके परपेंडिकुलर ये मैं मान लेता हूं y। दो परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करें और पूरे के पूरे मोशन को केवल इन दो एक्सिस पर अलग अलग एनालाइज करें। इन दोनों एक्सिस का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। या तो हम y एक्सिस पर डील कर रहे होंगे और या तो हम x एक्सिस पर डील कर रहे होंगे, राइट? एंड द ओनली थिंग कॉमन बिटवीन दीज टू एक्सिस आर इज टाइम। ठीक, दोनों एक्सिस के लिए टाइम सेम रहेगा। ठीक है, दोनों एक्सिस एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट होंगे। द ओनली लिंक बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस इज टाइम। ठीक, राइट? और अगर आप इसको और डिटेल, मोशन 2 डायमेंशन को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो काइनेमेटिक्स, मेरे काइनेमेटिक्स के वीडियोज पर जाइए, वहां पर मोशन इन 2 डायमेंशन देखिए।
ठीक है, बाकी अभी के लिए सबको समझ में आएगा, चाहे वो वीडियो देखे हो चाहे ना देखे हो। राइट, तो अब देखे क्या है कि सबसे पहला पार्ट पूछा गया है एक्सेलरेशन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं बच्चों इस पूरे मोशन को एक्स और वाई एक्सिस पर बांट देता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, तो पहला पार्ट, पहले पार्ट के लिए पूछा गया एक्सेलरेशन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स कितना? QE। तो एक्सेलरेशन कितना आपका? QE बाई m। एक्सेलरेशन हो गया आपका QE बाई m। राइट, पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। देखो कितना आसान था, ये पार्ट सबने कर लिया होगा, एकदम कोई दो राय ही नहीं। ठीक है, अब अगले पार्ट पर हम चलते हैं। अगले पार्ट में पूछा गया था कि कितने टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा या कितने टाइम बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकलेगा या प्लेट से बाहर निकलेगा। कुल मिला के टाइम इलेप्स्ड कितना है, यहां से यहां तक टाइम इलेप्स्ड, टाइम कितना खर्च हुआ है। ठीक, कितने टाइम तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा है। सेकेंड पार्ट ही राइट। तो इसके लिए अब देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सेपरेटली लेते हैं। एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, तो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वाई एक्सिस पर लगेगा। तो इस वाई एक्सिस पर लगने वाले फोर्स का उसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो एक्स एक्सिस पर भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। राइट, ठीक, यानी एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं करेगी। राइट, कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं करेगी। राइट, और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना चलना है? L। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना आ गया? L अपॉन V0। चेक कर लो भाई, एक्स एक्सिस पर स्पीड कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट। कैसे हो जाएगी कांस्टेंट? एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना चलना है? L। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना चलना है? L। राइट, तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? L। स्पीड कितनी? V0। तो टाइम इज इक्वल टू L बाई V0। बी पार्ट भी हो गया। ठीक, जिसने वो वाला वीडियो देखा होगा उससे हो गया होगा, पक्की बात। ठीक, जिसने नहीं भी देखा होगा उससे भी हो गया होगा, लेकिन जिसने देखा होगा उससे तो पक्का हो गया। राइट, अब देखो क्या है तीसरा पार्ट, सी। याद है ना, पहले डी लिखवाए थे फिर उसको चेंज करवाए थे, सी और डी को इंटरचेंज करवाए थे। तो सी पार्ट में क्या पूछा गया है? द स्पीड एट विच इट इमर्जेस आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी V, द स्पीड विद विच इट इमर्जेस आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या प्लेट्स के बाहर किस स्पीड से निकलता है। राइट, एंड अपने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से किस एंगल पर निकलता है, यानी ये थीटा। सी पार्ट के लिए क्या करना है? स्पीड और ये एंगल निकालना है, स्पीड और ये एंगल निकालना है। राइट, अब देखो बच्चों क्या है कि स्पीड और ये एंगल निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा? ठीक, हमको निकालना होगा Vx एंड Vy। एक्स एक्सिस पर स्पीड मिल जाए
वाई एक्सिस पर स्पीड मिल जाए तो हमें, ठीक, अगर हमें एक्स एक्सिस पर स्पीड मिल जाए और वाई एक्सिस पर स्पीड मिल जाए तो हमें ये स्पीड मिल जाएगी, v मिल जाएगा और थीटा मिल जाएगा। ठीक, इस डायग्राम को क्लियर कर लीजिए। ठीक, अगर हमें एक्स एक्सिस पर स्पीड मिल जाए और वाई एक्सिस पर स्पीड मिल जाए तो हमें ये स्पीड और ये एंगल थीटा बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं भाई। एक्स एक्सिस पर स्पीड हमें पता है कितना, v नॉट कांस्टेंट, बदलेगा ही। y पर स्पीड, तो y पर स्पीड हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0। इनिशियल स्पीड अलोंग y एक्सिस कितनी है, 0, क्योंकि सारा स्पीड तो आपने v नॉट दे रखा है x एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर स्पीड कितने हो गए, 0। तो u प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0 है, तो ए वाई इंटू टी, देखो मैंने बोला था द वन एंड ओनली वन लिंक टाइम, टाइम दोनों के लिए सेम होगा, तो टाइम वहीं से उठा लेंगे। तो ए वाई इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम और टी की वैल्यू एल बाई वी नॉट, तो वी वाई इतना हो गया, वी वाई आपका हो गया है इतना, राइट। ठीक, अब थोड़ी सी जगह की कमी है इसलिए इसको थोड़ा सा पैक कर देते हैं। तो अब देखो बच्चों क्या है, फॉर सी पार्ट Vx की वैल्यू V नॉट ऐसे, Vy की वैल्यू क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट ऐसे, तो स्पीड इधर आएगी और एंगल थीटा ऐसे, राइट। ठीक, तो स्पीड कैसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो वी एक्स का स्क्वायर मतलब वी नॉट का स्क्वायर और वी वाई कितना है, क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, छोड़ दीजिए इतने पर। फिर tan थीटा, ठीक है ना, वेक्टर का v भी जानते होंगे तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, ये पता है, ये पता है। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट और वी एक्स कितना है, वी नॉट इंटू वी नॉट, यानी कि tan थीटा आपका सिंपली हो गया क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, राइट, क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक, सी पार्ट भी हो गया भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले पार्ट पर चलते हैं, डी पार्ट। एक्स और वाई एक्सिस के वेरिएबल्स की डी पार्ट में भी आवश्यकता होगी। ठीक है, कई सारे पार्ट्स हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस आपने ये बांट दिया ना तो उसका देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं। अब डी पार्ट में पूछा गया है डिफ्लेक्शन, ये वाई
तो ये y क्या है, y एक्सिस की चीज है कि x एक्सिस का, y एक्सिस का, ठीक है। और सिंपल सा मीनिंग है y एक्सिस पर चला गया डिस्टेंस। y सिंपली देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, y एक्सिस पर चला गया डिस्टेंस। ठीक, आप लोगों को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन के लिए आपने इतना सब कुछ लिख लिया होगा, फिर डी पार्ट के लिए फिर कैसे करें, तो आप डी पार्ट के लिए आप डायरेक्टली डी पार्ट में यहीं पर कर सकते हैं। तो मैं भी यही कर देता हूं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। y इज इक्वल टू, यानी डिस्प्लेसमेंट y क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, तो ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो y एक्सिस के अलोंग u तो 0 है, तो केवल क्या बचेगा, हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, यानी हाफ क्यू ई बाई एम, और t क्या है, l बाई वी नॉट, यानी l स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका y। और याद रखिए इसे क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिज्म में भी ये आएगा, ठीक। हाफ y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम एल अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, ठीक, राइट। अब ये डिफ्लेक्शन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो एक एनालिसिस कर लेते हैं। जो Q बाई एम होता है ये कहलाता है चार्ज टू मास रेशियो, ये कहलाता है चार्ज टू मास रेशियो, ठीक। और डिफ्लेक्शन और चार्ज टू मास रेशियो में रिलेशन पर कई क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखिए y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ई एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, ठीक, हाफ ई एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर इनटू क्यू बाई एम, यानी चार्ज टू मास रेशियो। यानी हम बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो, ठीक, कोई दिक्कत, राइट। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो। इस पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी बात कराते हैं तुरंत। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ई पार्ट। ई पार्ट में बोला गया है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट इट कम्स आउट ऑफ द प्लेट्स और इट कम्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और इट कम्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो बच्चों क्या है कि जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी जब क्वेश्चन देते समझाया था कि अगर आप स्पीड जैसे इसको एकदम यहीं पर छोड़ दोगे तो सट से यहीं चला जाए, थोड़ी स्पीड दोगे तो ऐसे जाएगा, थोड़ी और स्पीड दोगे तो ऐसे जाएगा, थोड़ी और स्पीड दोगे तो ऐसे जाएगा। अब उससे ज्यादा स्पीड दोगे तब बाहर निकल पाएगा, ठीक, और उससे कम स्पीड दोगे तो वही निगेटिव प्लेट पर धड़ाम से गिर जाए, ठीक। ऐसे स्पीड जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वो आगे जाता जाएगा। एक मिनिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड होने पर ही वो बाहर जा पाएगा। तो बाहर निकलने के लिए कंडीशन
क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई जब ये एक्स एक्सिस पर यहां तक पहुंचे, यानी प्लेट्स की एंड पर पहुंचे एक्स एक्सिस पर, तब तक इसका वाई वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एस से कम हो। ठीक, इसको एक स्टेप बैक जाके ऐसे समझो कि जब ये पार्टिकल प्लेट्स के एक्स एक्सिस पर, प्लेट्स के एंड पर पहुंचे, एक्स एक्सिस पर प्लेट्स के एंड पर पहुंचे, तब तक ये इस प्लेट को टच ना करे। ठीक, जब तक ये एक्स एक्सिस पर ये प्लेट्स के एंड तक पहुंचे, यानी यहां तक पहुंचे, तब तक ये इस प्लेट को टच ना करे। अब इसको न्यूमेरिकली कैसे पुट करेंगे? न्यूमेरिकली इसको ऐसे पुट करेंगे कि जब तक इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर प्लेट्स की लेंथ के बराबर हो, तब तक प्लेट्स के परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस पर इसका डिस्प्लेसमेंट इस डिस्टेंस से कम हो। जब तक पार्टिकल का एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट प्लेट्स की लेंथ यानी एल के बराबर हो, तब तक पार्टिकल का प्लेट्स के परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट इससे कम होना चाहिए। और ये कितना है? d/2। राइट, सपोज पार्टिकल यहां पर पहुंचा और इसका y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट d/2 या उससे ज्यादा हो गया, यानी पार्टिकल पहले ही इस प्लेट पर पहुंच चुका है। पार्टिकल यहां पर पहुंचा और इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस d/2 या उससे ज्यादा हो चुका है, यानी पार्टिकल प्लेट पर पहुंच चुका है। पार्टिकल यहां पर पहुंचा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर d/2 या उससे ज्यादा है, यानी पार्टिकल प्लेट पर पहुंच चुका है। हमें क्या करना है? प्लेट पर नहीं पहुंचाना है। यानी पार्टिकल जब यहां पर पहुंचे तो इसका y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट d/2 से कम होना चाहिए। ज्यादा होगा मतलब पहुंच चुका है। ठीक, d/2 से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर होने का मतलब है पहुंच चुका है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस शुड बी लेस देन d/2। राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑन along x axis must be less than d/2। ठीक, अब देखिए y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, जब तक पार्टिकल यहां पर ना पहुंचे, जब तक पार्टिकल यहां पर ना पहुंच जाए, इसका मतलब कितने टाइम तक? यहां तक पहुंचने में पार्टिकल कितना समय लेता है? L/V0, यानी इतने टाइम तक पार्टिकल का y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट d/2 से कम होना चाहिए। राइट, फॉर t इक्वल टू और लेस देन L/V0। इसके बाद अगर इससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जब तक टाइम L/V0 के बराबर या उससे कम है, तब तक डिस्प्लेसमेंट d/2 से कम होना चाहिए। कोई तकलीफ? L/V0 पर पार्टिकल ठीक एंड पर पहुंच जाएगा, और जब पार्टिकल L/V0 पर पहुंच जाएगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट, तब तक अगर उसका डिस्प्लेसमेंट d/2 से कम है, यानी ऊपर वाले पार्टिकल पर नहीं पहुंचा है और वो बाहर जरूर से निकलेगा। राइट, ठीक, तो SY मतलब डिफ्लेक्शन। राइट, L/V0 टाइम पर जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आया था? या कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है? 0 y एक्सिस पर, तो हाफ ए की वैल्यू QE/m, t की वैल्यू L/V0। ठीक, यही है ना SY।
इट मस्ट बी लेस देन डी बाई टू। ठीक, बोला गया है कि एस वाई जो है वो डी बाई टू से कम होना चाहिए फॉर एल इक्वल टू और लेस देन एल बाई वी नॉट, टी इक्वल टू और लेस देन एल बाई वी नॉट। तो एल बाई वी नॉट से कम या उसके बराबर के समय के लिए इससे कम होना चाहिए। तो मैंने मैक्सिमम समय ले लिया एल बाई वी नॉट। मैक्सिमम समय पर एस वाई कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर एल बाई वी नॉट, मैक्सिमम समय पर इतना है। और अगर ये भी डी बाई टू से कम हो गया तो बाकी सारे समय के लिए ये डी बाई टू से कम रहेगा। ठीक, इस पूरे समय के लिए हमें डी बाई टू से कम चाहिए था। तो अगर इस मैक्सिमम समय कितना है, एल बाई वी नॉट, इस समय के लिए डिस्प्लेसमेंट इतना है, राइट। तो एल बाई वी नॉट समय के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है ये अगर डी बाई टू से कम है तो बाकी समयों के लिए एल बाई वी नॉट से कम समय के लिए तो ये डी बाई टू से कम होगा ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट वी नॉट को उधर ले जाओ और डी बाई टू के पूरा इधर ले आओ। तो वी नॉट स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, मैंने पलट दिया, वी नॉट स्क्वायर इधर गया ना और ये डी बाई टू इधर आ जाएगा। तो डी बाई टू इधर आ जाएगा तो पलट जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा और डी नीचे चला जाएगा, राइट। तो टू बाई डी ये पूरा टर्म, वन बाई टू क्यू ई बाई एम एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। तो ये टू कट गया। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट ये वी नॉट तो हट गया ना, वी नॉट हम लोग पहले इधर ले जा चुके हैं, राइट। ये वी नॉट तो इधर है ना, तो क्या बचा आपका क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम डी। तो ये आपका गया वी नॉट स्क्वायर शुड बी लेस इक्वल शुड बी ग्रेटर देन क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम डी। दिस implies that V naught should be greater than square root QE L square upon MD। चेक कर लेना भाई, मैं बहुत थक गया हूं इसलिए उतना दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक, देखिए L बाई टी नॉट L बाई वी नॉट टाइम बाद ये बाहर निकल जाएगा। इतने टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हाफ ए टी स्क्वायर, तो अगर इतने टाइम पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट डी बाई टू से कम है, इतने टाइम पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट डी बाई टू से कम है, तो यानी कि ऊपर वाली प्लेट पर नहीं पहुंचा है और बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन इतना। तो पूछा गया वी नॉट की मिनिमम वैल्यू, तो वी नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट स्क्वायर रूट क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम डी। ठीक, नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट, अब देखिए क्या है कि आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो प्लेट्स हैं,
ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव। यहां से सेम स्पीड से कुछ पार्टिकल्स को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, राइट। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे गए, ऐसे। इसको बोला गया है पार्टिकल नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, सिचुएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, राइट। 1, 2, 3 में उसमें ऊपर गया होगा या नीचे गया होगा बुक में, ठीक। बाकी एसेंस जो है वो यही। अब तीनों पार्टिकल्स का और सबके लिए वी सेम है, सेम पोजीशन से प्रेट किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि साइन ऑफ ऑल द 3 चार्जेस sign of all the 3 charges and which particle have the highest Q by M ratio, right? Which particle have the highest Q by M ratio? ठीक, ये पूछा गया है। तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहले तो वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। 1 और 2 दोनों के दोनों पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक। 1 और 2 दोनों के दोनों पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। इसमें ज्यादा कोई दिमाग लाने की जरूरत नहीं, एकदम इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट क्लास काफी है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, यानी ये दोनों नेगेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड नेगेटिव, एंड सिमिलरली ये वाला नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो ये वाला हो गया है पॉजिटिव, ठीक। अब पूछा गया है चार्ज टू मास रेशियो, which particle have the highest Q by M ratio। तो हमने देखा था कि डिफ्लेक्शन यानी Y is directly proportional to charge to mass ratio पिछले क्वेश्चन में, और इसे मैंने बोला भी था कि इसे याद रखिएगा। तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q by M रेशियो। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड वाले का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, राइट। थर्ड वाले का सबसे डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, राइट। तो Q by M ऑफ थर्ड पार्टिकल इज हाईएस्ट, राइट। Q by M ऑफ थर्ड पार्टिकल इज हाईएस्ट, राइट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन वगैरह पर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक। थैंक यू।